हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे नकीब केस के हवाले से। इंतजार और मकसूद भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। ज़ैनब केस के हवाले से भी बात होगी और आसिमा का मुजरिम भी अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। नकीब कत्ल केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था, जिसकी आज कराची में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समाअत हुई। और हैरत अंगेज या तशवीशनाक बात यह है कि राव अनवर अभी तक कानून की गिरफ्त से बाहर है और आईजी सिंध ने न सिर्फ अपनी लाइल्मी का इजहार किया बल्कि अपनी बेबसी का इजहार भी किया कि राव अनवर को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आईजी सिंध से कि क्या राव अनवर मुल्क से फरार हो गया है बॉर्डर के जरिए। आईजी सिंध ने कहा कि मुमकिन हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके बारे में कहा कुछ नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खासी बरहमी का इजहार किया गया और 3 दिन की डेडलाइन दी गई है कि राव अनवर को गिरफ्तार करके कानून के सामने पेश किया जाए। उधर नकीब माफ कीजिएगा मकसूद, जिसे 1 हफ्ता पहले एक और पुलिस मुकाबले में शराय फैसल पे मार दिया गया था डाकू समझ के, मुजरिम समझ के, 1 हफ्ते के बाद आखिरकार उसकी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बावजूद इसके कि वजीर दाखिला सिंध अनवर सुहेल सयाद साहब उसके घर भी गए थे, लेकिन फिर भी हुकूमत सिंध को तौफीक न हुई कि मकसूद की एफआईआर दर्ज करवाई जाए और उसके लवाहिकीन पहले जिरगे में जाते रहे हैं, वही जिरगा जो कि नकीब को इंसाफ दिलाने के लिए सोराब गोट पे कायम है। और उसके बाद आखिरकार धक्के खाता हुआ मकसूद की फैमिली एफआईआर दर्ज करवाने में कामयाब हो गई है। इंतजार भी अपनी तरफ से इंसाफ का मुंतजिर है, उसके लवाहिकीन भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। ज़ैनब केस पर भी तफसीली बात करेंगे, लेकिन पहले जरा मर्दान की आसिमा के हवाले से भी आपको आगाह कि पुलिस ने अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अब तक की जो भी तफ्तीश है रिपोर्ट दर्ज करवाती है, लेकिन कोई खास पेशरफ्त खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरफ से मुजरिम पकड़ने में नहीं हो सकी। सिर्फ पंजाब की फोरेंसिक लेबॉर्ट्री ने जो तस्दीक की है कि आसिमा के साथ भी ज्यादती हुई थी, उस पर फिलहाल रिलाई कर रही है खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस। अब आ जाते हैं ज़ैनब केस के हवाले से, जहां पर केस दुरुस्त सम्त में बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई थी कि एक एंकर पर्सन डॉक्टर शाहिद मसूद ने कुछ बेबुनियाद और झूठे दावे कर दिए थे। वो तमाम तर दावे झूठे साबित हो चुके हैं। स्टेट बैंक की एफआईए की रिपोर्ट, हुकूमत पंजाब की जीआईटी की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मंडे की समाअत के बजाय कल संडे का दिन मुकर्रर किया है और मीडिया से मदद मांग ली है। कहा है कि जी मीडिया बताए, मीडिया के जिम्मेदारान बताएं, मीडिया के मालिक बताएं। एपीएनएस को तलब किया है, सीपीएनए को तलब किया है, सीनियर एंकर पर्सन्स, सीनियर सहाफियों को तलब किया है। इस हवाले से भी बात करेंगे। और नवाज शरीफ साहब ने आज जड़ावाला में अवामी ताकत का मुजाहरा किया है। एक बार फिर अदलिया पर तनकीद की है, मुखालिफिन पर भी तनकीद की है, तंज भी किए हैं। और जो 2 केसेस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, एक नाअहली की मुद्दत के हवाले से कि ताहयात नाअहली होनी चाहिए 62(1)F के तहत या कुछ अरसे की होनी चाहिए, एंड सेकेंडली जो नवाज शरीफ की पार्टी सदारत के खिलाफ केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इनके हवाले से नवाज शरीफ साहब बिल्कुल खुश नहीं है। काफी सख्त तनकीद आज अदलिया पर उन्होंने जड़ावाला में की है। तो ये तमाम सूरत हाल है जिस पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और मेरे साथ हैं जनाब सीनियर सहाफी तज्जियाकार मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब, इस्लामाबाद से ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं जनाब मुर्तजा सोलंकी साहब, और पीपल्स पार्टी के मरकजी सीनियर रहनुमा हैं जनाब चौधरी मंजूर साहब, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी मंजूर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में, पीपल्स पार्टी की इतने बेबस हो गए हैं, इतने लाइल्म हो गए हैं, उन्हें पता ही नहीं कि राव अनवर कहां पे है, और वो उसको पकड़ने में एक मामूली एसएसपी जो कि बरतरफ भी हो चुका है, उसे पकड़ने में नाकाम है। सर मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी चौधरी मंजूर साहब, आपसे सवाल कर रहे हैं। अच्छा देखिए, ये तो पहली बात तो ये है कि कोई आईजी पीपल्स पार्टी का नहीं होता और कोई एसएसपी पीपल्स पार्टी का नहीं होता। सर आपकी हुकूमत इसमें बाज लोग देखिए ना, बाज लोग जो हैं वो होते जरूर हैं, वो थोड़ा सा क्राइम फाइटर होने की वजह से या किसी वजह से करीब आते हैं और फिर उन पोजीशनों को गलत तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मतलब
कसूर में भी अगर आप देखें तो आज एक वो हाफिज मुदस्सर का पुलिस मुकाबले की बात बार बार हो रही है। पंजाब में भी कोई पिछले 5 साल में कोई तकरीबन शहबाज शरीफ के इन 2 अखबार में 5000 से ज्यादा पुलिस मुकाबले हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह से पुलिस मुकाबलों में मारने का मतलब ये है कि आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, ना आप एविडेंस इकट्ठा करना चाहते हैं, ना आप कोई काम करना चाहते हैं। आप एकदम से लोगों को मार रहे हैं ताकि अदालतों के सामने न ले जाना पड़े। अगर मैं कसूर के उस बच्चे की मिसाल दूं, अगर उसको केस चलाया जाता, उसको FIR होती, उस पे केस चलाया जाता, एविडेंस इकट्ठी की जाती, उसको अपील का हक होता, तो शायद आज वो जिंदा होता। जैसे ये पकड़ा गया था तो उसको छोड़ दिया जाता। इसी तरह से बाकी जगहों पे अब एक दूसरा इशू इसमें आ गया है, वो है टेररिज्म का। अब टेररिज्म का जेन्युइन इशू भी है, उसमें कई चीजें हैं जो कराची के अंदर स्पेशली प्रॉब्लम है। उसमें जेन्युइन मुकाबले भी होते हैं, फिर उसकी आड़ में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और फिर इस किस्म के पुलिस मुकाबले भी होते हैं। तो ये एक ऐसी थिन लाइन है जिसको देखना पड़ेगा। लेकिन मैं कभी भी किसी पुलिस मुकाबले की हमायत करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये इनका काम नहीं है, लोगों को मारना इनका काम नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के IG सिंध हैं, वो अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। दैट मींस कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट फेल हो रही है सिंध में सिर्फ एक मामूली SSP जो कि बरतरफ हो चुका है उसे पकड़ने में। वज़ीर दाखिला से पहली बात तो ये है कि ये IG साहब ग्रेड 21 में है और गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती रही है कि किसी तरह से वो ग्रेड 22 का IG लगाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि नहीं, ये काम जारी रखेंगे। एक तो ये समझ नहीं आती कि अगर तो IG लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदार है तो फिर तो IG को उसकी मर्जी की पोस्टिंग देनी चाहिए, सारे सूबों के अंदर एक जैसा कानून होना चाहिए। फिर पंजाब में भी शहबाज शरीफ की मर्जी के खिलाफ किसी IG को लगाना चाहिए, KPK में भी लगाना चाहिए। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर का हुकूमत जिम्मेदार है ओवरऑल, तो फिर चीफ मिनिस्टर को ये हाथ होना चाहिए कि वो किस ऑफिसर को लेकर आना चाहते हैं और उससे किस तरह से काम लेना चाहते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट भी है जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स पिछले तकरीबन 1 साल हो गया है जिससे ये प्रॉब्लम चल रहा है और ये प्रॉब्लम किसी तरफ लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये इशू है। वहाँ पे ग्रेड 22 के सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं, वो अच्छे हो सकते, बुरे हो सकते हैं। मुझे नहीं पता अगर इतने बुरे हैं सारे ऑफिसर्स तो फिर वो ग्रेड 22 में कैसे चले गए। फिर इसका मतलब महकमाना जो है तरीकेकार वो गलत है उनको प्रमोट करने का, अगर बुरे ऑफिसर्स हैं। और अगर एक अच्छा ऑफिसर है तो फिर उसको, मेरा ख्याल है उसको तो पंजाब का IG में जाना चाहिए, बड़ा सूबा है, ताकि वो यहाँ पे आके संभाले। ठीक है, ज़ियाउद्दीन साहब आपकी तरफ आऊंगी। आप ये बताएं कि चौधरी मंसूर साहब पॉलिटिकल मामलात का जिक्र कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल एक तरह से कहें कि बेबसी का इजहार भी कर रहे हैं कि जी सिंध में IG तैनात करने का इख्तियार पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के पास नहीं है, इसलिए से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, अमन अमान के मसले क्रिएट हो रहे हैं, इसलिए से SSP राव अनवर का कुछ पता नहीं चल रहा। जबकि सुप्रीम कोर्ट आज पूछ भी चुकी है कैटेगोरिकली कि जी बताएं, कोई उसको छुपा तो नहीं रहा, कोई उसको बचा तो नहीं रहा सिंध में। ज़ियाउद्दीन साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि सिंध में की जो हुकूमत है, गवर्नेंस जिसको कहते हैं सिंध में, वो बहुत ही बुरी तरह से टार्निश हुई है। पिछले 10 सालों में जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे पहले कोई अच्छी हुकूमतें थी, मैं कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 से है सिंध में, और इनकी गवर्नेंस इतनी खराब है कि इनको अगर आप सवाल करें कि सिंध में ऐसे हालात क्यों हैं, तो फौरन अब पंजाब की बात शुरू कर देते हैं, ये पंजाब में भी ऐसे ही है। तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो लेने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी एक बात सच बात है कि IG के सिलसिले में सिंध हुकूमत में और IG जो सिंध के हैं उसमें जाहिर है कि डिफरेंस वो लगाए, उन्होंने लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने IG लगाया है। अब सुप्रीम कोर्ट से पूछना पड़ेगा बजाय इसके कि हुकूमत सिंध से पूछा जाए कि आपका IG क्यों फेल हो रहा है। और इसके अलावा एक और भी मसला है सिंध में, रेंजर्स सिंध में है पिछले तकरीबन 30 साल से। उनसे पूछा जाए कि राव अनवर जो है वो कहां पर है, आई एम श्योर रेंजर्स वुड डेफिनेटली नो वेयर दिस मैन इज हाइडिंग, और ये कि ये जा चुका है। जहां तक कस्टोडियल किलिंग का ताल्लुक है, राव अनवर जो है
वो चैंपियन माने जाते हैं कस्टोडियल किलिंग में, और इनका बहुत बड़ा जो हाथ रहा है, जैसे एमक्यूएम के सिलसिले में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अक्सर आपने देखा होगा जब पिछले दिनों एमक्यूएम के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी तो यही साहब थे जिन्होंने सबसे पहले एक्सपोज किया था कि एमक्यूएम जो है रॉ की एजेंसी है, रॉ के एजेंट है एमक्यूएम के चीफ। तो ये इन्हें राव अनवर को मुझे लगता है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दिए गए इस प्रोविंस में। अब जब उनके पावर सारे छीने गए हैं और जाहिर है कि जब इतने पावर्स के साथ इन्होंने वहां पर अपनी पुलिसिंग की है तो इन्हें वो भी पता है कि यहाँ वहां से निकल भागने के लिए, यहाँ रूपोश होने के और क्या कौन कौन से तरीके हैं, तो उन्होंने ये इस्तेमाल कर लिए। इसमें आईजी रिस्पॉन्सिबल है और दूसरी तरफ रेंजर्स को जो है ना उनसे पूछना पड़ेगा, उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा टू गेट हिम अरेस्टेड। जी ओके, ज़ियाउद्दीन साहब दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं। एक तो ये कि राव अनवर को इतने तवील अरसे तक किसने इतने एब्सोल्यूट पावर्स दिए बावजूद इसके कि वो एक मामूली सा एसएसपी था, एक तो ये पॉइंट। दूसरा ये कि क्या रेंजर्स को टास्क दिया जा सकता है कि वो राव अनवर को गिरफ्तार करें या उसका खोज लगाएं? सोलंकी साहब आपके पास लेके आऊंगी दोनों क्वेश्चंस में। जी, राव अनवर साहब तो खासी पहुंची हुई शख्सियत हैं। उनके बारे में आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि कोई 444 अफराद की हलाकत इन इनकाउंटर्स में उनकी जिम्मेदारी इन पर आयद होती है। तो वो बहुत से लोगों के लाडले रहे हैं आजकल, क्योंकि लाडलों का ज़्यादा जिक्र होता है। तो राव अनवर साहब तो 90 की दिहाई में जो कराची में ऑपरेशन था उस वक्त से वो खासे मंजूर नज़र रहे हैं। ये शोएब सडल के अंडर में भी रहे हैं, फिर शोएब सडल की भी बात नहीं मानते थे, और कितनी बार मौतली के बाद मलीर के जो एसएसपी है उसका अगर कोई तारीखी रिकॉर्ड बनाया जाए तो शायद सबसे ज़्यादा वो रहे हैं, बावजूद कई बार उनकी वहाँ से हटाए जाने और मौतली के बावजूद। अब आप ये देखें कि उनके घर पे इश्तिहार लग रहे थे, वो टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दे रहे थे, तो उस वक्त वहाँ पर जो कराची में जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, और ख़ुद आईजी साहब जो हैं, जो अदालत के हुक्म पर अभी तक वहाँ पर विराजमान हैं, तो उनको पता नहीं चला कि राव अनवर साहब कहाँ हैं। फिर आप वफाकी हुकूमत से भी पूछ लीजिए, एहसन इकबाल साहब से भी पूछ लें कि मौसूफ यहाँ से इस्लामाबाद से कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ पर जो FIA के लोग हैं उन्होंने शुक्रिया के साथ उनको जहाज़ में तो चढ़ने नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर कोई आदमी टीवी नहीं देखता, कोई अखबार नहीं पढ़ता, किसी को पता नहीं है कि इन साहब की तलाश है, इनको कोई ढूंढा जा रहा है, किसी ने इनकी सर्वेलेंस नहीं की। हम इस तमाम चीज़ को मान लें कि किसी को पता नहीं चला कि वो किधर हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर पाकिस्तान के अवाम एतबार करें। पाकिस्तान के लोग इतने भी भोले नहीं हैं कि वो समझ ना सकें कि इनको ताकतवर अफराद और इदारों की का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हासिल है। तो इस मामले में तमाम लोगों का अपना एक किरदार है, सिंध हुकूमत का भी है, आईजी साहब जो कि अदालत के हुक्म पर विराजमान है उनका भी है, अदालत से भी पूछने की ज़रूरत है, वफाकी हुकूमत से भी पूछने की ज़रूरत है। और मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इस मुल्क के जो ताकतवर इदारे और अफराद हैं उनको पता नहीं है कि राव अनवर नहीं है। और आज जिस तरीके से उन्होंने डिफायंस किया है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने ना आते हुए, वहाँ पर मुल्क के चीफ जस्टिस ये कहें कि उनको पेश होना चाहिए था, ये बड़ी मेरे लिए खासी एक एम्बैरेसमेंट वाली सूरत हाल है एक शहरी के तौर पर कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस आजिज़ी से ये कहें कि उनको पेश होना चाहिए था। ठीक, बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली, बड़ा वैलिड पॉइंट आपने उठाया है। एक तरफ राव अनवर हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहे, सुप्रीम कोर्ट है जो कि मुख्तलिफ अवामी नौयत के मामलात का अज़ खुद नोटिस ले रही है। दूसरी तरफ डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हैं जिनकी कल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेशी भी है,
GIT के सामने वो अभी तक पेश नहीं हो रहे, से जो कुछ हुआ है वो सब आपके सामने है। सर, अब ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने आज खुद नोटिस लिया है, चीफ जस्टिस साहब खुद कह चुके हैं शाहिद मसूद साहब को कि अगर ये इल्जामात सच साबित ना हुए तो अच्छा नहीं होगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो एक्शन ले, या मीडिया को बुला के उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए कि जी आपकी है ये जिम्मेदारी? जियाउद्दीन साहब, जिम्मेदारी तो सुप्रीम कोर्ट की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर सुनना चाहे APNS को, PBS को, PFUJ को, वर्किंग जर्नलिस्टों को, तो वो सुन सकती हैं कि भाई इस मामले में उनका क्या ख्याल है, वो हाउ डू दे सी दिस होल सिचुएशन। लेकिन गरीदा, मेरा जो तजुर्बा है, तकरीबन मैं 50 साल से इस प्रोफेशन में हूँ और अक्सर डेली बेसिस पे मैंने रिपोर्टिंग की है, तो मैंने महसूस ये किया है कि हमारी जो जुडिशरी है वो चाचा ऑन द राइट साइड ऑफ द मीडिया रहे। वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे मीडिया का कोई भी हिस्सा उससे खफा हो जाए, तो वो जजमेंट में बैठना नहीं चाहती हमारे, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में सारे कवानीन हैं, डिफेमेशन का भी कानून है, सेडेशन का भी कानून है, हर किस्म का कानून है, लेकिन मीडिया के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कवानीन बनते हैं और लेकिन वो भी कवानीन अप्लाई नहीं होते हैं। और हुकूमत वक्त और जुडिशरी दोनों की कोशिश ये होती है कि कोई गलती हो जाए, कोई ब्लंडर हो जाए मीडिया से, तो वो अपना कदम इन्हें साइड स्टेप कर दें उसको, जिसकी वजह से खराबियां पलती रहीं और कोड ऑफ एथिक्स ब्रेक होते रहे। इन्हें कोड ऑफ एथिक्स तो हर अखबार में, हर टेलीविजन चैनल में इन्हें लिखा हुआ हमारा रखा रहता है। हर रिपोर्टर को, हर सब एडिटर के लिए, हर ब्रॉडकास्टर के लिए जरूरी होता है कि वो फिर इवन कैमरा ने भी उसके बाद अपना कोड ऑफ एथिक्स बनाकर दिया टेलीविजन चैनल्स को। जी हाँ, हर जर्नलिस्ट को चाहिए कि वो अपनी खुद की इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी को सेफगार्ड करे अपनी जिंदगी से के करीब। इन्हें बगैर उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी इंटीग्रिटी के वो जो कुछ भी कहता है या जो कुछ भी लिखता है। जियाउद्दीन साहब, आप समझते हैं कि जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, लेकिन आप ये भी समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी सख्त एक्शन लेने से इस एंकर पर्सन के खिलाफ गुरेज करेगी, राइट? मुझे लगता यही है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो खुद इस जजमेंट में बैठे, वो सुने, हमारी बातें सुने। और मैं ये भी नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी बन जाए। मीडिया की फ्रीडम जो है ना वो सबसे ज्यादा चेरिश्ड है। मीडिया की फ्रीडम पे जो है ना कोई हुर्फ ना आए, लेकिन अगर कोई गलती करता है, ब्लंडर करता है, तो उसको सजा मिलनी जरूरी है। या तो खुद मीडिया सजा दे, जिसकी हम ना हमारा APN इसमें कुछ कर सकता है, ना CPN ही करता है, PFUJ के पास इस वक्त कोई ऐसी कोई पोजीशन है, ना PBS कर रहा है। तो इसलिए जाहिर है कि जुडिशरी को कुछ ना कुछ अपना रोल अदा करना पड़ेगा। और अगर पेमरा करता भी है तो उसका हाल फिर देख लिया जाता है कि पेमरा के अहकामात को कोई मानता नहीं है, और उसकी फिर जो पेमरा का मसला डिफरेंट है। पेमरा जो है वो एक डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कम्स अंडर द गवर्नमेंट की कैबिनेट। क्या गवर्नमेंट का एक कोई भी अदारा कोई भी एक्शन लेगा तो उससे गलतफहमी ये हो सकती है कि ये मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं यूजिंग पेमरा को आजाद कर देना चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसको एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी बनानी चाहिए। सर, पेमरा ऑटोनोमस बॉडी है, सिर्फ उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं, सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, तनख्वाह वगैरह, वो सरकारी खर्चे से आती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो उनकी वर्किंग है, अगर आप उनकी वो भी देख लेना, जो उनका बोर्ड जो बैठता है उसमें सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट का सोलंकी साहब, जियाउद्दीन साहब ने इस डिबेट का स्कोप बहुत बढ़ा दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग कर दिया है, लेकिन इसको जरा शॉर्टन करते हुए आपके पास आऊंगी कि क्या आपकी नजर में भी सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, क्योंकि सू मोटो सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस साहब ने खुद लिया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट आ रही है कि अब वो एक्शन ले, जबकि चीफ जस्टिस साहब खुद कह चुके हैं कि अगर ये इल्जामात गलत साबित हुए तो अच्छा नहीं होगा? तो हम इससे पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि अदालत उज़्मा जो है वो जो कोई
15-20 लाख केसेस जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतों में पड़े हुए हैं, उन पर तवज्जो देने और अदालती जो इस्लाहात हैं उस तरफ तवज्जो दे, बजाय इस बात के हर मामले पर सुओ मोटो ले, तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि ये ऐसा मामला नहीं था जिस पर सुओ मोटो लिया जाता और फिर एंकर साहब को बुलाया जाता और फिर ये सारी सनसनीखेजी फैलती। अगर ये सुओ मोटो न लिया जाता। सोलंकी साहब, ये सिर्फ एक एंकर पर्सन के प्रोग्राम का मामला नहीं था सोलंकी साहब, ये पूरे सोशल मीडिया पर एक तूफान आ चुका था, इतना बड़ा तूफान आ चुका था। हर बंदा एक तो फॉरवर्ड एज रिसीव्ड मैसेजेस व्हाट्सएप पे कर रहा था, सोशल मीडिया पे एक तूफान मचा दिया गया था कि जी इसके अकाउंट्स हैं, ये रैकेट का हिस्सा है, हुकूमत पंजाब इसको छुपा रही है, कोई बड़ी सियासी शख्सियत पुष्टपनाही कर रही है। ये सिर्फ एक एंकर का मसला नहीं था सर। ये दुरुस्त है, लेकिन सोशल मीडिया पे आप हर रोज टॉप ट्रेंड्स जो देखते हैं उनमें से बहुत सारे जो टॉप ट्रेंड्स हैं वो लोग बनाते हैं जो कि कीबोर्ड जिहादी हैं या उनमें पेड ट्रोल्स हैं जिनका अवामी जो सोच है उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। वैसे भी ये खबर सोशल मीडिया के थ्रू नहीं आई थी, बल्कि मेन टेलीविजन चैनल पे मौसूफ ने ये दी थी। लेकिन अगर आपने नोटिस ले ही लिया है तो फिर जिम्मेदारी फिर अदालत की है और फिर आप वहां पर जलसा ना करें। तमाम APNS और तमाम सहाफ़ियों को बुलाने की मैं नहीं समझता कि कोई ज़रूरत है, न उनको वाज देने की ज़रूरत है। इदारे मौजूद हैं और जो ज़ाब्ता अखलाक है वो भी पहले से मौजूद है, और बेहतर तो यही है कि अगर मौसूफ ने गलती की है तो वो उसका बरमला इज़हार, वो जो चैनल हैं वो खुद उसकी जिम्मेदारी लें। लेकिन मुझे लगता ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा। ओके, लगता ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा। सोलंकी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि जी कानून भी मौजूद है, इदारे भी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है अस खुद, तो अब वहां पे सहाफियों का, मीडिया मालिकान का जलसा लगाने के बजाय कानून को इदारों के जरिए इंप्लीमेंट करवा दें। चौधरी मंजूर साहब, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई अस खुद कार्रवाई करेगी एंकर पर्सन के खिलाफ? देखिए, ये मैं जियाउद्दीन साहब से बात करता हूँ कि मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर दूसरों को कंधे पर रख के चलाना चाहती है तो मुझे नहीं पता वो अपना कंधा किस हद तक इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं, नहीं देते, या वो उसको पेश करते हैं अपने कंधे को कि नहीं करते। लेकिन इसका एक और पहलू भी है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, हम कसूर में ऐसे हैं, ज़ैनब केस में पहले दिन से हम चल रहे हैं। ज़ैनब केस में 14 को वो इस मुलज़िम को उनके घर वालों ने पकड़वाया, पुलिस ने छोड़ दिया, फिर 20 को पकड़वाया, फिर छोड़ दिया, फिर 22 को दोबारा फिर घर वालों ने पकड़वाया। अब हम उस तरफ लेकर जा रहे थे, और जो कुछ चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो वो भी आपने देखा। जब डॉक्टर साहब ने ये पहलू पेश कर दिया, अब वो उसका पहलू बिल्कुल, जब मुझसे टेलीविजन चैनल्स ने पूछा, मैंने कहा मुझे नहीं लगता ऐसी ज़ाहिरी हालत जो उसके घर की दिखाई दी है या उसकी अपनी है, मुझे नहीं लगता। अगर किसी रैकेट का हिस्सा होता तो ये अब तक मार दिया गया होता, जिस तरह से जितना शोर पड़ा। तो उसका नतीजा अल्टीमेटली क्या निकला कि पंजाब गवर्नमेंट, जिसके ऊपर सब कुछ आ रहा था कि उन्होंने पहले 11 बच्चियों पे ना कोई नोटिस लिया, ना कोई एफर्ट की, ना कुछ किया, अब उनको उल्टा रिलीफ महसूस हो रहा है। ये जो सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं ये मूवमेंट को तोड़ते हैं ऐसी चीजें करके, जैसे ये लाहौर ने किया कि अपनी जाती अना के लिए उसने उस पूरी कॉज को पसे पुश डाल दिया, और आज वो कहीं नहीं है। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं ये अपनी ईगो के लिए, अपने आप को नुमाया करने के लिए ऐसी बातें कर देते हैं जिसको पूरी कास्ट जो है वो डैमेज हो जाती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी बात है तो करना चाहिए। मुझे तो वो दिन भी याद है जिस दिन मौसूफ ने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौर में बाकायदा प्रोग्राम के अंदर तोतों से फाल निकलवाई थी कि ये गवर्नमेंट जा रही है। तो हमें तो वो दिन भी याद। तो मतलब आपकी कोई लिमिट होनी चाहिए। आप तो अगर कोई बात कर रहे हैं तो उसको पहले इन्वेस्टिगेट तो कर लीजिए, पहले किसी सीनियर से पूछ लीजिए। लेकिन ही नहीं है किसी को। आप इतना तो क्रेडिट चौधरी मंजूर साहब, इतना क्रेडिट तो आप मीडिया को दें कि पहले तोतों से फाल निकालते थे, अब एंकर खुद तोते बन गए हैं, फाल निकालते हैं। सर इतना क्रेडिट तो दें, इतनी तरक्की तो हुई है। ये बिल्कुल तरक्की है, माकूल जो जारी है।
भी लगवाए, अपनी नाअहली के खिलाफ और हाथ उठा के नाअहली के खिलाफ फैसला भी दिलवाया। साथ ही अदलिया पे शदीद तनकीद भी की, खासतौर पे 2 केसेस जो कि पार्टी सदारत के खिलाफ नवाज शरीफ साहब की सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। एंड सेकेंडली 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत कितनी होनी चाहिए, ताहयात या एक मखसूस अरसे के लिए, इन दोनों पर शदीद तनकीद नाम लिए बगैर, मेंशन किए बगैर नवाज शरीफ साहब ने की और यह भी कहा कि जी अब कोशिश की जा रही है कि भारत से हटा दिया जाए और उनकी नाअहली ताहयात कर दी जाए, लेकिन अवाम ये जजिस का फैसला कबूल नहीं करेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे जी चौधरी मंजूर साहब, क्या कहेंगे आप? आज नवाज शरीफ साहब ने अदलिया पर भी तनकीद की है, यहां तक के जो आप लोगों ने कादरी साहब और इमरान खान साहब के साथ मिलकर लाहौर में एक जलसा करने की, सॉरी टू से, नाकाम कोशिश की थी, उस पर भी काफी तनकीद की है नवाज शरीफ साहब ने और यह भी कहा है कि जो सिंध से जो बच्चा आया था उसका भी भट्टा बिठा दिया गया। ज़ाहिर है बिलावल साहब नहीं, देखिए वो तो नवाज शरीफ साहब मुसलसल कह रहे हैं और अपनी बातें कर रहे हैं। सवाल ये है कि अभी तो पंजाब में गवर्नमेंट है ना उनकी जी, तो अभी ये बातें बाय हो रही है, किसी हद तक पूरी गवर्नमेंट में सिंधी इस्तेमाल होती है, उनके जलसों के लिए सब कुछ होता है। हम भी जब गवर्नमेंट में थे तो हर बाई इलेक्शन जीत रहे थे, बाई इलेक्शन भी जीत रहे हैं, जिस दिन जाएंगे उस दिन पता चलेगा। और अब मेरा ख्याल है कसूर अजाब से इनको पता चल जाना चाहिए कि लोगों के अंदर और लोगों के अंदर इनके खिलाफ की तरफ की गई है। तो ये हर जो शहर है पंजाब का वो कसूर बन जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो गया है, टेक्सटाइल सेक्टर तबाह हो गया है। आप एक्सपोर्ट्स की हालत देख लें, बिजली के जो वादे वो पूरे नहीं हुए, बाकायदा शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग हो रही है, झूठ ये ऐसा बोलते हैं कि मुसलसल बोल रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इधर उधर नोटिस दे रही है, इनको क्यों नहीं बुला रही? अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है कि ये गलत कर रहे हैं और फिर सीधा बुलाए इनको, और अगर नहीं बुला सकती तो फिर मेरा ख्याल है वो कहते रहेंगे वो ये ऐसी बातें। अभी जो नया चालान जमा हुआ है उसमें नई कंपनियां निकल आई हैं जिनका पता वो एड्रेस जो है वो उनसे फ्लैट का दिया हुआ है। तो मुसलसल चुके उनको कभी आज तक कभी किसी ने कुछ कहा नहीं, वो एक सिस्टम के लाडले रहे हैं। अब एक और लाडला आ गया है, तो 2 लाडलों की लड़ाई है, क्योंकि इसमें तो मसला ये नहीं है लाडला कौन है, मसला ये है कि अनोखा लाडला कौन है जो खेलने को 1,000 का चांद मांग रहा है, वो दोनों मांग रहे हैं। तो उससे हमारा इश्यू ये है कि हम वापस जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी फुटिंग्स पे वापस जा रही है। हम लोगों से कम्युनिकेट करने लगे हैं, प्रोग्राम देने लगे हैं और उस प्रोग्राम के जरिए हम अपने सरकार से बात करने लगे हैं, मजदूरों से, किसानों से, नौजवानों से। टाइम मेरे पास जो कम रह गया तो ज़ियाउद्दीन साहब से भी, सोलंकी साहब से भी कमेंट लेना है। ज़ियाउद्दीन साहब, अदलिया पे तनकीद, खासतौर पे नाअहली की मुद्दत के केसेस और जो पार्टी सदारत के केसेस हैं, क्या इससे नवाज शरीफ साहब को कुछ हासिल होगा, कोई कामयाबी लीगली हासिल होगी? मुझे लगता है कि वो काफी कामयाब हो गए हैं। उन्होंने कानूनी जंग नहीं लड़ी, वो सियासी जंग लड़ रहे हैं। और अदलिया और जो भी इन्हें निकालना चाह रहे थे वो कानूनी तौर तरीके से निकलवाना चाह रहे थे इनको, और जो निकलवा भी दिया था। लेकिन जो सियासी तौर से जंग इन्होंने शुरू की है नवाज शरीफ साहब ने, उससे लगा ये कि वो ज्यादा कामयाब हैं निस्बत उनके अपोनेंट्स के। तो मुझे तो लगता है कि 2018 के इलेक्शन में PMLN विल एंटर एज ए हाईली सक्सेसफुल पार्टी। अच्छा, सोलंकी साहब आपका कमेंट। जी, मैं समझता हूं कि ज़ियाउद्दीन साहब दुरुस्त कह रहे हैं। जो तख्त लाहौर की या तख्त पंजाब की जो लड़ाई है वो अभी तक तो 28 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बाद सियासी एतबार से नवाज शरीफ ने कुछ नहीं खोया, न उनकी पार्टी टूटी है, बल्कि वो कामयाबी के साथ हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार दोनों का किरदार अदा कर रहे हैं। और जनावाला में और दूसरी जगहों पे एक तरफ वो अपने जो कामयाबियां हैं हुकूमत की, जो वो समझते हैं उनका ढोल पीट रहे हैं, और साथ ही जो है वो मजलूम जो है वो मजलूमियत का जो किस्सा है वो भी सुना रहे हैं। और जो ज़िमनी इंतखाबात की बात कर रहे हैं चौधरी साहब, तो कुछ ज़िमनी इंतखाबात मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में हारे भी हैं, जैसे लोधरा का, लेकिन हालिया जो चकवाल का जो इंतखाब था उससे ये बात सामने आ गई है कि बावजूद इसके कि कुछ नए खिलाड़ी आ गए हैं, खादिम रिजवी टाइप, जो कि हज़ारों वोट भी ले रहे हैं, लेकिन वो नून लीग के वोट नहीं तोड़ रहे हैं, वो पहले से ज़्यादा वोट ले रहे हैं। तो ये लड़ाई सियासी एतबार से तो अभी तक नवाज शरीफ साहब जीते हुए हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया मुर्तजा सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब।